हेलो मेरे फ्यूचर ER एंड DR, क्या हाल चाल है। होप यू ऑल विल बी वेल, ऑल विल बी फाइन। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम पास आ रहे हैं और रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम पूरा रिवाइज करके अपना एग्जाम देने जाते हैं तो डेफिनेटली जो है सब कुछ अच्छा होता है। तो करंटली हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैट्स रिवीजन स्टार्ट किया हुआ है और उसके 2 पार्ट हो चुके हैं और दूसरे पार्ट में हम इलेक्ट्रिक फील्ड तक आ चुके थे। इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ पॉइंट्स थे जो डिस्कस हो गए थे और आज हम उसी से आगे यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 3 है रिवीजन का। इसमें सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड वो जो रिवीजन किया है उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद में फिर जो आगे का थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है उसको कंटिन्यू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिवीजन पार्ट 3। तो डियर, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो हमने रिवीजन किया था, देखिए उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम है यहाँ पर। न्यूट्रल पॉइंट हम लोगों ने रिवाइज किया था और न्यूट्रल पॉइंट के रिवीजन में जो रिवीजन किया था वो ये कि अगर आपके पास में 2 चार्जेस हैं, एक ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है और R डिस्टेंस पर है। ये Q1 आपका बड़ा चार्ज है, Q2 छोटा चार्ज है। Q1 बड़ा है मतलब B फॉर बिग, C फॉर चार्ज। Q2 छोटा चार्ज है, S फॉर स्मॉल, C फॉर चार्ज। तो ऐसी पोजीशन जहां पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, जीरो हो, दैट पोजीशन इज कॉल्ड द न्यूट्रल पॉइंट। और जब हम इस न्यूट्रल पॉइंट को सर्च करते हैं तो कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर ये दोनों चार्जेस लाइक हैं, अगर ये दोनों चार्जेस लाइक चार्जेस हैं तो जो न्यूट्रल पॉइंट है, न्यूट्रल पॉइंट विल बी between them closer to small charge। अगर लाइक चार्जेस है दोनों, अगर ये वाला चार्ज प्लस है, ये भी प्लस है, या फिर ये वाला चार्ज माइनस है और ये भी माइनस है, तो जो न्यूट्रल पॉइंट है वो दोनों चार्जेस के बीच में मिलता है और जो छोटी वैल्यू का चार्ज है उसके करीब मिलता है। तो अगर हम सपोज कर लें कि ये न्यूट्रल पॉइंट है और ये न्यूट्रल पॉइंट छोटे वाले चार्ज से d डिस्टेंस पर है, तो यहां पर हम लोगों को d की वैल्यू मिली थी R/√, बड़ा चार्ज अपॉन में छोटा चार्ज और +1, ये हमको d मिला था। और न्यूट्रल पॉइंट मींस वहां पर अगर आप एक टेस्ट चार्ज रखेंगे तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो होगी, तो जो टेस्ट चार्ज पर टोटल फोर्स होगा वो भी कैसा होगा, जीरो होगा। और यहीं पे चार्जेस अगर लाइक की जगह पे अनलाइक हो जाएं, अगर चार्जेस अनलाइक हैं, मान लेते हैं कि एक बार फिर से डायग्राम बनाते हैं, ये हमारे पास में Q1 चार्ज है, R डिस्टेंस पर ये Q2 चार्ज है और अनलाइक है यानी अगर ये प्लस है और ये माइनस है, वैल्यू में ये बड़ा है, बिग चार्ज है और ये छोटा चार्ज है। तो न्यूट्रल पॉइंट कहां मिलता है? न्यूट्रल पॉइंट अब दोनों के बीच में नहीं मिलता है बल्कि बियॉन्ड में मिलता है। किसके बियॉन्ड में मिलेगा? क्योंकि यहां पर बियॉन्ड का मतलब ये भी है और Q2 के उस तरफ भी है, तो जो छोटा चार्ज होगा उसके बियॉन्ड मिलता है। तो अगर हम कंसीडर करें कि न्यूट्रल पॉइंट यहां होगा, ये न्यूट्रल पॉइंट होगा, छोटे चार्ज से d डिस्टेंस पर होगा, तो फार्मूला क्या होता है? फार्मूला यही होगा, बट ये जो बीच में प्लस साइन है वो माइनस हो जाएगा, यानी d की वैल्यू आएगी R/√, बिग चार्ज अपॉन में स्मॉल चार्ज और ये -1। तो इसी पर बेस्ड है, जरा देखिए क्वेश्चन। ये चार्जेस ऑफ 3e and 9e are placed at a distance r. What is the distance from 9e where the electric field is 0? तो क्वेश्चन में एक चार्ज है जिसकी वैल्यू 9e है,
दूसरा जो चार्ज है उसकी वैल्यू 3e है, और क्वेश्चन में आपको साइन नहीं दिया गया तो यू कंसीडर की पॉजिटिव होंगे, क्योंकि चार्जेस का साइन नहीं दिया जाता है तो हमेशा पॉजिटिव लेके चलते हैं। लेकिन यहां पर वो जगह जो निकालनी है, ढूंढ निकालनी है, वो बड़े चार्ज से पूछी जा रही है। तो अपना कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, न्यूट्रल पॉइंट कहाँ होगा, छोटे वाले के पास होगा। तो ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट है। और अगर हम ये सपोज करें ये डी डिस्टेंस पर होगा, तो देखो ये फार्मूला हम लोगों ने अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सेकेंड पार्ट जो रिवीजन था उसमें सीखा था। तो अप्लाई कर दिया जाए, डी इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। क्वेश्चन में डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस आर है, तो यहां पर आर लिखा, अंडर रूट BC फॉर बिग चार्ज तो 9e है, और स्मॉल चार्ज आपका 3e है, और +1 निकल के आया R अपॉन अंडर रूट 3 + 1। लेकिन हमसे न्यूट्रल पॉइंट की जो डिस्टेंस पूछी जा रही है वो यहां से बड़े वाले चार्ज से क्या डिस्टेंस होगी। तो अगर हमें ये जो D निकाला है वो छोटे चार्ज से निकाला है, अगर D हमको बड़े चार्ज से निकालना है तो R - D छोटे चार्ज वाला। तो ये जब फॉलो करेंगे तो R माइनस का R अपॉन अंडर रूट 3 +1, एलसीएम लेंगे सॉल्व करेंगे, तो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आएगा R√3 + R - R अपॉन में √3 + 1। नाउ यू कैन सी R एंड R कट हो जाएगा, तो रिजल्ट आ जाएगा ये, यानी R√3 अपॉन √3 + 1, ये आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा R√3 अपॉन √3 + 1। तो डियर, जहां पर सेकेंड पार्ट रिवीजन का खत्म हुआ है वहीं से थर्ड पार्ट स्टार्ट हुआ है, एंड नाउ वी हैव डन वन प्रॉब्लम ओवर इट। जरा सेकेंड क्वेश्चन देखिए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। यू कैन सी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये आपको दिखाई दे रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यहां पर ये जो पॉइंट ए है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है EA, और यहां पर बी पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है EB, और सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है EC। ऑप्शंस आर गिवन, क्या ये वाला ऑप्शन सही होगा या फिर आंसर विल बी दिस, सेकेंड के बाद थर्ड ऑप्शन ये और फोर्थ ऑप्शन ये। तो क्या कॉन्सेप्ट कहता है, कॉन्सेप्ट कहता है कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेंस होती हैं, पास पास होती हैं, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो अगर आप इसी को कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा क्लोज कहां पर है, ए पर है, तो ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। उस किससे, अगर हम ए और बी को कंपेयर करें तो बी से ज्यादा होगी, और अगर आप बी और सी को कंपेयर करें तो बी पर क्लोज है, सी पर कंपेरेटिवली बी पर लाइंस क्लोज है। तो ये आ गया इसी। नाउ चेक द ऑप्शंस, तो कौन सा ऑप्शन होगा, सेकेंड ऑप्शन होगा EA ग्रेटर देन EB ग्रेटर देन EC। सेकेंड पॉइंट हमें ये रिवाइज कराता है, डेंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मतलब मैक्स हाई इंटेंसिटी, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं दूर दूर अगर लाइंस है, तो वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो कंपेरेटिवली कैसी होती है, कम होती जाती है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अगेन यू हैव ए क्वेश्चन रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। एक मेटल का स्फेयर है जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, तो कौन सा करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। तो 1 नंबर लाइन यू कैन सी, 2 नंबर लाइन, 3 नंबर लाइंस, 4 नंबर लाइंस। तो डियर, हम लोग क्या जानते हैं, कॉन्सेप्ट ये है कि जो कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर्स REPS, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होते हैं, ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। और
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ कैसी होती हैं? 90 डिग्री पर होती हैं। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस become 90 डिग्री विद ईपीएस। ये कॉन्सेप्ट है। तो अपने पास में ये मेटल का स्फेयर है, यानी कि कंडक्टर है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो इसके साथ 90 डिग्री पर होंगी। तो अगर आप चेक करते हैं तो आप देखेंगे कि ये केवल 4th नंबर लाइन ऐसी लाइन है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो कि सरफेस के साथ क्या बना रही है? 90। तो ना तो 1 नंबर फील्ड लाइन करेक्ट ऑप्शन है, ना ही 2nd नंबर फील्ड लाइन करेक्ट ऑप्शन है, और ना ही 3rd। तो आंसर 4th ऑप्शन हो जाएगा। ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर कमिंग एग्जाम। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, देखते हैं क्वेश्चन है या कोई थ्योरेटिकल पॉइंट है। अगेन यू हैव ए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ओवर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर कहीं पर 2 या 2 से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है तो टोटल निकालने के लिए हम क्या करते हैं? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब होता है वेक्टर समेशन मेथड से हम वहां पर टोटल को निकालते हैं। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। पहले इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं, ये या इसको देखते हैं। अच्छा, 1-2 क्वेश्चन है यहाँ पे। पहले इसको देखिए, एक चार्ज का पार्टिकल है और ये फ्री टू मूव इन इलेक्ट्रिक फील्ड, विल इट ऑलवेज मूव अलोंग द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स मतलब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज का पार्टिकल चलने के लिए फ्री है। तो कह रहा है कि क्या वो हमेशा लाइन ऑफ फोर्स में जाएगा? क्या आंसर होगा? आंसर होगा ये, अगर चार्ज 0 वेलोसिटी के साथ है तो इफ प्लेसिंग चार्ज अंडर फील्ड has 0 velocity, then अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज आपने रखा है उसकी वेलोसिटी 0 है तो 2 बातें हो सकती हैं। अगर वो चार्ज पॉजिटिव नेचर हुआ, पॉजिटिव नेचर अगर चार्ज हुआ तो पॉजिटिव नेचर चार्ज ऑलवेज मूव in direction of electric lines of force। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसी डायरेक्शन में ये पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स। और अगर चार्ज नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव चार्ज will move opposite to direction of field, opposite to direction of field lines कह सकते हैं, line of force कह सकते हैं, direction of lines of force। तो इस क्वेश्चन का आंसर एक केस तो ये हो गया, ठीक है। और अगर वेलोसिटी 0 नहीं है, अगर आपके पास में चार्ज पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी 0 नहीं है, तो इफ वेलोसिटी नॉट इज इक्वल टू 0 तो वो चार्ज पार्टिकल क्या करेगा? ये डिपेंड करेगा इस बात पर कि वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रही है। देन जो पाथ ऑफ मोशन है, पाथ ऑफ मोशन डिपेंड अपॉन एंगल बिटवीन
वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्वेश्चन का आंसर है ये डिटेल में लिखा हुआ है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि अगर चार्ज का पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में चलने के लिए फ्री हो तो वो हमेशा ही लाइन ऑफ फील्ड में चलेगा, लाइन ऑफ फोर्स में चलेगा। सिचुएशंस होती हैं, कंडीशंस होती हैं, जिसमें से एक पॉइंट आपका ये है जिसमें दो कंडीशंस थी, और एक ये कैसे चलेगा, पैराबोला में चलेगा या फिर स्ट्रेट लाइन पर चलेगा, एक्सेलरेशन से चलेगा, ये दैट डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन, मींस एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? अब देखिए एक क्वेश्चन आपका ये है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का क्वेश्चन। फाइंड कैपिटल ई एट पी। तो आप देखो ये पी है, ये पी पॉइंट है, और ये 5 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है, प्लस में ये माइनस का 3.6 माइक्रोकूलम का चार्ज है। ये वाला एंगल थीटा दिया हुआ है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है। तो ये दोनों चार्ज, जैसे ये प्लस वाला चार्ज यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा उसको E1 मान लिया, ऐसा सपोज कर लिया कि वो E1 है। तो E1 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। अगर हम निकालें तो E1 की वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और सोर्स का चार्ज अपॉन में R², ये E1 की वैल्यू आ जाएगी। तो E1 निकाल लिया जाए। और दूसरा वाला जो चार्ज है, डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि जो दूसरा वाला चार्ज है ये E2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डेवलप करता है। तो पहले E1 निकालें। P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 है, E1 की वैल्यू हो जाएगी 9 × 10⁹, और सोर्स चार्ज है 5 माइक्रोकूलम, तो 5 × 10⁻⁻⁶, और डिस्टेंस यहां पर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, तो यानी कि 0.10 स्क्वायर। क्योंकि किसी भी पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और सोर्स चार्ज की वैल्यू अपॉन में R²। सोर्स चार्ज, जो चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स लगाते हैं, जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म करते हैं, वो सोर्स चार्ज कहलाते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ द पॉइंट वाला सोर्स चार्ज फार्मूला है। E1 सॉल्व हो जाएगा और फिर ये E2 निकाल लेंगे। तो ये E2 की डायरेक्शन है, क्योंकि जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं, अंडरस्टूड है कि वहां पर टेस्ट चार्ज रखा है, और टेस्ट चार्ज हमेशा जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है तो हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। तो ये जब टेस्ट चार्ज रखा होगा तो ये 5 माइक्रोकूलम का चार्ज हमारे टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, रिपल करेगा, धक्का देगा, और यही डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। और ये वाला चार्ज हमारे टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्शन फोर्स से ले खींचेगा। तो जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होता है वही डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है। तो E2 की वैल्यू आ जाएगी 9 × 10⁹, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, और चार्ज है यहाँ पे 3.6, तो 3.6 10⁻⁻⁶ कूलम में आंसर चाहिए हमको, और डिस्टेंस है यहाँ पे 6, तो 0.06। तो ये E1 निकल गया और E2 निकल गया। और ये जो डायरेक्शन है ये वाली, ये P पॉइंट है, और ये एंगल थीटा है, और ये वाला एंगल जो है वो 90 है। आप देख सकते हैं यहां मेन डायग्राम में भी। तो अब आप इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप कंपोनेंट्स कर लीजिए, या फिर सीधा √a² b² 2ab cos थीटा लगा दीजिए। अगर आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं टोटल फील्ड, तो √E1² प्लस E2² प्लस 2E1 E2, और ये देखिए एंगल बिटवीन बोथ द वेक्टर्स होगा cos 90 प्लस थीटा।
cos 90 प्लस थीटा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो E1 की वैल्यू आपको पता है, मैं हिंट दे रहा हूं, ये देखो E1 की वैल्यू आपको पता है, E2 की वैल्यू आपको पता है, E1 पता है, E2 पता है, cos 90 प्लस थीटा से sin थीटा आएगा। तो ये जो डायग्राम दिया गया इसमें sin थीटा cos थीटा जो भी निकालना है निकल आएगा। जैसे अगर हम यहाँ पे sin थीटा निकालें तो sin थीटा की वैल्यू आएगी 6/10, और अगर हम इस ट्राइंगल से cos थीटा निकालें तो cos थीटा की वैल्यू आएगी 8/10। तो वैल्यू पुटअप कर देंगे, आंसर ले लेंगे, और इसका आंसर सॉल्व करने पर ये आएगा। एक तो ये तरीका है कि आप इसमें फार्मूला अप्लाई करके आंसर ले लें। दूसरा तरीका है कंपोनेंट कर लें। अगर आप कंपोनेंट करते हैं, E1 का कंपोनेंट करेंगे तो इधर आएगा E1 cos थीटा, और इधर आएगा E1 sin थीटा। तो कैपिटल X क्या होता है? कैपिटल X होता है टोटल उन सारे वेक्टर्स का टोटल जो अलोंग द एक्स एक्सिस है। तो देखो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में केवल E1 cos थीटा है, तो ये आपका हो जाएगा E1 cos थीटा। E1 की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹, और 5 10⁻⁻⁶, और अपॉन में डिस्टेंस है 0.10 का स्क्वायर, और cos थीटा की वैल्यू आएगी 8/10। ये आपका कैपिटल X आ गया। कैपिटल Y क्या होता है? Y की डायरेक्शन में जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनका टोटल। तो एक आपका ये है, दूसरा आपका ये है, तो टोटल क्या हो जाएगा? टोटल हो जाएगा E2 माइनस का E1 sin थीटा। तो यहां से E2 की वैल्यू ये है 9 × 10⁹। दोनों ही तरीके से, चाहे आप मुझे तो लग रहा है कि ये ज्यादा आसान पड़ेगा कंपोनेंट्स मेथड्स के कंपेयर में। तो E2 की वैल्यू है 9 × 10⁹, और 3.6 10⁻⁻⁶, अपॉन 0.06 होल स्क्वायर, ये हमने E2 लिख दिया, और माइनस का E1 की वैल्यू ये है 9 × 10⁻⁹, और इनटू में है 5 10⁻⁻⁶, और अपॉन में डिस्टेंस है 0.10 का स्क्वायर, और आगे साइन थीटा है, साइन थीटा की वैल्यू है 6/10। तो आपके पास में टोटल आ गया x कंपोनेंट्स का, आपके पास में टोटल आ गया y कंपोनेंट्स का। तो रिजल्टेंट बराबर होता है √x² प्लस y²। सॉल्व करेंगे तो आंसर ये आएगा। तो सब्जेक्टिव टाइप प्रॉब्लम है, दैट इज व्हाई वी हैव सम एफर्ट्स फॉर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। तो करने पर रिजल्ट आपको मिल जाएगा। एंड दिस क्वेश्चन इज रिवाइजिंग द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड में किया था। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्या है डियर? वाह, छोटा सा अच्छा सवाल आपके सामने फिर आया। मुझे लगता है इसका आंसर सभी लोग बता देंगे। एक चार्ज है और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड्स दिखाई दे रही हैं। तो पूछा गया है चार्ज का नेचर क्या है, चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हमने देखा कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी लाइंस जो है वो आउटवर्ड होती हैं, और नेगेटिव चार्ज की जो लाइन होती है वो टर्मिनेटिंग होती है, इनवर्ड होती है। क्योंकि यहाँ पर जो डायरेक्शंस हैं वो आउटवर्ड है, इसका मतलब ये हो गया कि ये कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। और कुछ बातें इस क्वेश्चन से रिवाइज कर सकते हैं। टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लाइंस होता है। नंबर ऑफ लाइंस, जितनी ज्यादा लाइंस होंगी उतना ही ज्यादा चार्ज होगा। और एक बात आपको यहीं पर रिवाइज कराते हैं, 1 कूलाम चार्ज, 1 कूलाम जो पॉइंट चार्ज है, तो 1 कूलाम चार्ज हैज 1.13 इंटू 10⁻11 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, फ्लक्स में ये बहुत यूज होगा। ये जो वैल्यू है ना, इसको लिख सकते हो 1/ε0, क्योंकि अगर आप 1/ε0 को कैलकुलेट करें तो 1/ε0 आएगा 8.8 10⁻⁻12।
ये आया 1/ε0, ऊपर आया 10⁻12 अपॉन में 8.8, 1/ε0 10/8.8, और ये आया 10⁻11। सॉल्व करें इसको तो ये आएगा 1.13 10⁻11। तो इस सिंगल क्वेश्चन से हम लोगों ने कुछ और थ्योरेटिकल पॉइंट्स रिवाइज किए हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, पूरा रिवीजन करेंगे भाई। एग्जाम में जब आप जाएंगे तो कम से कम 2 बार आप रिवाइज करेंगे हमारे साथ पूरी फिजिक्स को। अब थ्योरी आ चुकी है, क्योंकि अभी तक न्यूमेरिकल चल रहे थे जिसके थ्रू हम लोग सेकेंड पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो रिवीजन किया था उसका रिवीजन हो रहा था। अब क्वेश्चन आया कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें बात करनी है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल की। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल अंडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहला आगे बढ़े इसके पहले तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है ये हमें पता है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैपिटल ई है, कैपिटल ई, वो डिपेंड करती है किस पर डिपेंड करती है, डिपेंड अपॉन पोजीशन, पोजीशन पे डिपेंड करती है, टाइम पे डिपेंड नहीं करती, नॉट डिपेंड अपॉन टाइम, नॉट डिपेंड अपॉन टाइम, नॉट डिपेंड अपॉन टाइम, पोजीशन पे डिपेंड करती है। और ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जो पोजीशन पे डिपेंड करती है उसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म, दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म। अब आप सोचिए ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जो पोजीशन पर डिपेंड नहीं करती है, टाइम पर तो वैसे भी डिपेंड नहीं करती है। मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रहा हूं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इंड्यूस्ड वाली, तो बेटा उसके बारे में भी बात नहीं हो रही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट डिपेंड्स अपॉन पोजीशन, नॉट डिपेंड अपॉन टाइम, और ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म। पॉइंट चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है। बहुत सारे सोर्सेज है जहां से हमको नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है, बट नाउ वी आर थिंकिंग अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि पोजीशन पे डिपेंड नहीं करती है। तो अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है जो पोजीशन पे डिपेंड नहीं करती है उसे कहते हैं यूनिफॉर्म, कैपिटल ई, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नॉट डिपेंड अपॉन पोजीशन, नॉट डिपेंड अपॉन पोजीशन। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज यूनिफॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन को लेकर के और वैल्यू को लेकर के एक ही जैसी रहती है चाहे कोई भी पोजीशन हो। माइकल फैराडे कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी को विजुलाइज करना है, प्रैक्टिकली तो ये दिखाई नहीं देती है, बट अगर हम इसे विजुलाइज करेंगे तो माइकल फैराडे कुछ रूल्स और रेगुलेशंस देते हैं। तो जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में माइकल फैराडे से पूछा गया कि इसको कैसे विजुलाइज करोगे, तो देखिए फैराडे ने क्या कहा, विजुलाइज कैसे करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हम वहां पर उसको विजुलाइज करने के लिए पैरेलल और इक्विडिस्टेंट एरो बनाएंगे, पैरेलल और इक्विडिस्टेंट एरो बनाएंगे। यहां मैंने कुछ एरो कोशिश की है कि पैरेलल हो और इक्विडिस्टेंट भी हो। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए यहां पर इसको लिखें, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये।
to represent uniform electric field, we draw parallel equidistant arrows. एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये जो पैरेलल है उसका क्या मतलब है? तो पैरेलल का मतलब हो गया डायरेक्शन में नहीं बदलेगी, डायरेक्शन फिक्स हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी अपने आप में नहीं बदल रही है तो उसके दो मतलब निकलते हैं कि डायरेक्शन और वैल्यू दोनों में उसको नहीं बदलना चाहिए। तो पैरेलल ये बताता है कि जो डायरेक्शन है वो नहीं बदल रही है। और इक्विडिस्टेंट, ध्यान से सुन लीजिएगा ये बात, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है, इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है वैल्यू में नहीं बदल रही है। क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन आपके लिए हो सकते हैं। देखो कहीं पर ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आ जाए, कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी आ जाए, ये देखिए, और पूछा जाए क्या ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आपने दो बातों को आपको ध्यान देना है। एक तो पैरेलल होना चाहिए, दूसरा इक्विडिस्टेंट होना चाहिए। तो यहां पर पैरेलल तो है लेकिन इक्विडिस्टेंट नहीं है। इसका मतलब हो गया ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में तो नहीं बदल रही है बट वैल्यू में बदल रही है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इक्विडिस्टेंट का मतलब है, इक्विडिस्टेंट यहाँ पे कोड वर्ड है जिसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड में नहीं बदलना, यानी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट। और पैरेलल का मतलब होता है डायरेक्शन जो है वो कैसी है, वो कांस्टेंट है। क्लियर है बात? आप क्वेश्चन में, क्वेश्चन यानी कि जो डिस्कशन है कि आपने एक चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म में रख दिया। पहला वाला केस इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो अगर हमने चार्ज पार्टिकल रखा है ये, इसका चार्ज है Q, इसका मास है M, इसके पास वेलोसिटी नहीं और ये प्लस है। और अगर आपने चार्ज रखा है पॉइंट वाला, Q वैल्यू का ये चार्ज रखा है, मास इसका M है और ये नेगेटिव चार्ज है, वेलोसिटी नहीं है, तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड अपना काम करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अपना काम करेगा। और हमें पता है कि E बराबर क्या होता है? फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। तो यहां पर फोर्स F हो गया और जिस चार्ज पर फोर्स लगता है दैट इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। तो आप देख सकते हैं कि हमारे चार्ज पार्टिकल पर ये फोर्स लगेगा और ये जो फोर्स होगा ये कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट फोर्स लगेगा, ये वेरिएबल फोर्स नहीं लगेगा। क्योंकि जो चार्ज आप रखेंगे Q वैल्यू का वो बदलेगा नहीं, टाइम के साथ तो बदलेगा नहीं। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ना तो वैल्यू में बदलती है ना ही डायरेक्शन में बदलती है, तो E भी कैसा होगा? कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट फोर्स हमारे चार्ज पार्टिकल पर लगेगा। और जो प्लस वाला चार्ज होता है उस पर जो लगने वाला फोर्स होता है उसकी डायरेक्शन वही होती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की है। और जो माइनस का चार्ज होता है उस पर लगने वाला जो फोर्स होता है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट होती है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो रिजल्ट आया कि जो चार्ज 0 वेलोसिटी का रखा जाएगा उस पर कांस्टेंट फोर्स लगेगा। कितना लगेगा? इतना लगेगा। और एक्सेलरेशन बराबर होता है फोर्स अपॉन मास, फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स यहां पर F है, मास M है, और फोर्स की वैल्यू रखेंगे तो ये QE/M, और ये भी कांस्टेंट आएगा क्योंकि ऊपर वाला जो फोर्स है वो क्या है? कांस्टेंट है। और मास हम जानते हैं कि हल्के फुल्के जो मोशंस होते हैं, मैंने कि अगर वेलोसिटीज जो है बहुत ज्यादा नहीं है तो मास कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो वी कंसीडर कि ये कांस्टेंट मास रहेगा। वैसे तो रियलिटी ये है कि स्पीड के साथ में मास जो है बदलता है,
बट आपको पता है कि वो जो स्पीड जिस पर मास का चेंजेस काउंट होता है वो बहुत हाई स्पीड होती है, तो यहाँ पर जो है लो स्पीड्स है, दैट इज वाई मास भी कांस्टेंट रहने वाला है। तो अब ये चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे जा चुका है, दोनों के दोनों कांस्टेंट एक्सेलरेशन पर जा चुके हैं। तो आगे क्या, आगे है कि आपको सोचना है इस इक्वेशन के बारे में, आपको सोचना है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर के बारे में, और आपको सोचना है इस फार्मूले के बारे में v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, क्योंकि ये सारे के सारे इक्वेशंस तभी यूजफुल हैं जब एक्सेलरेशन कैसा हो, कांस्टेंट हो। तो जो न्यूमेरिकल आपका यहां से निकल के आएगा वो इसी इक्वेशन पर बेस्ड होगा, जहां पर एक्सेलरेशन की वैल्यू आपकी ये रहेगी, जो भी पूछा जाएगा क्वेश्चन में वी फाइंड इट। क्लियर? तो केस 1, और जरा देखते हैं अगला केस क्या है। केस नंबर 2, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 नहीं है और वो परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये हमारे पास में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए वी ड्रॉ पैरेलल इक्विडिस्टेंट एरोज, यानी कि वेक्टर्स। पैरेलल जो है वो डायरेक्शन को फिक्स करता है, और इक्विडिस्टेंट जो है मैग्नीट्यूड के लिए कोड वर्ड है कि मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है। तो इनिशियल वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री पर है। तो अगर हमारा चार्ज पार्टिकल फेंका गया है तो कुछ इस तरीके से है, ये u वेलोसिटी। आप यहां पर देख सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी जो u है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में 90 डिग्री पर है, ये देखिए। अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे रिप्रेजेंट कर लें लाइक दिस, डाउनवर्ड डायरेक्शंस में, ये देखिए ऐसे, चाहे जैसे रिप्रेजेंट करिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना था। और चार्ज पार्टिकल का जो इनिशियल वेलोसिटी है वो फील्ड के साथ में परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर है। तो अब आपको एक बार देखना है फील्ड से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और एक बार देखना है अलोंग द फील्ड। आप चाहे जिसको फॉलो करें, चाहे इसको फॉलो करें, चाहे इसको फॉलो करें, ये ज्यादा आपके लिए प्रैक्टिस में रहता है, इसी को फॉलो कर लेते हैं। तो हमने कहा एक बार आप देखिए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और एक बार आपको देखना है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ये फील्ड ऐसी है, ये रही डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फील्ड। ये तो फील्ड की इस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जो कि आपके लिए एक्स एक्सिस की तरीके से काम करेगा, और अलोंग द फील्ड की डायरेक्शन में जब आप नोटिस करेंगे तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड ये आपका वाई एक्सिस की तरीके से काम करेगा। तो पहले एक्स की डायरेक्शन को देखिए, तो एक्स की डायरेक्शन में आप लिस्ट बना लेते हैं। तो एक्स की डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, तो एक्स की डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u है, आप देख सकते हैं, यह है इनिशियल वेलोसिटी एक्स की डायरेक्शन में। कीप इन माइंड एक्स की डायरेक्शन मतलब यहां पर फील्ड का परपेंडिकुलर है। एक्स की डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी तो ये है, लेकिन एक्सेलरेशन कितना है,
आंसर इज जीरो, कोई एक्सेलरेशन नहीं है। हम लोग यहाँ पर कोई ग्रेविटी में बात नहीं कर रहे हैं, फ्री स्पेस है, वैक्यूम है, तो एक्सेलरेशन भी कुछ नहीं है। तो कितना डिस्टेंस टी समय में ये एक्स की डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? अगर हम ऐसा सपोज करें कि एक्स की डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल करेगा एक्स, तो फार्मूला अप्लाई किया, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस माने डिस्प्लेसमेंट अलोंग द एक्स की डायरेक्शन, वो हमने एक्स माना है। यू फॉर इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द एक्स की डायरेक्शन, वो यू है। और टी फॉर टाइम है। तो एक्स की डायरेक्शन में यानी कि फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो हमारे पास में आ चुका है यूटी, एक्स बराबर यूटी। एंड द सेम सिचुएशन वाई की डायरेक्शन में देखें तो इनिशियल वेलोसिटी वाई की डायरेक्शन में कितनी है? वाई की डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो देखिए जीरो है। y की डायरेक्शन में कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, और y की डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है, तो वी नो कि जो चार्ज का पार्टिकल है वो यहां पर q है, और हमने इसको प्लस माना है, तो प्लस वाले पर जो फोर्स लगता है वो डायरेक्शन ऑफ फील्ड में लगेगा। जो एक्सेलरेशन आएगा QE बाई m का, वो भी डायरेक्शन ऑफ फील्ड में लगेगा। तो डायरेक्शन ऑफ फील्ड में एक्सेलरेशन है, और ये है आपका QE बाई m। अगर हम फार्मूला अप्लाई करें S बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो इस फार्मूले को जरा मेरे साथ पढ़िएगा। S माने डिस्प्लेसमेंट अलोंग द y डायरेक्शन, अलोंग द y डायरेक्शन मतलब फील्ड की डायरेक्शन, एंड दैट इज y, सपोज किया है y। U फॉर इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द y डायरेक्शन जीरो है। हाफ a फॉर एक्सेलरेशन दैट इज QE बाई m, और टाइम है यहाँ पे टी स्क्वायर। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फील्ड लाइंस, डिस्प्लेसमेंट अलोंग द वाई एक्सिस आ गया हाफ QE बाई m, साथ में टी स्क्वायर। और देखिए यहां पहली वाली इक्वेशन से t की वैल्यू आएगी x अपॉन यू, तो अगर हम ये वैल्यू पुटअप कर दें तो ये आ जाएगा x अपॉन यू होल स्क्वायर। तो रिजल्ट कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा y इज इक्वल टू हाफ ए मीन्स यहां पर है QE बाई m, तो रिजल्ट आ जाएगा y इज इक्वल टू हाफ QE बाई m, साथ में x स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। और हम ये जानते हैं कि किसी भी इक्वेशन में जो ट्रेजेक्ट्री बनती है, जो रास्ता बनता है, तो रास्ते की इक्वेशन में x और y होते हैं, ये हम जानते हैं। तो किसी भी इक्वेशन में जो रास्ता पाथ बनता है, ट्रेजेक्ट्री बनती है, अगर x की मैक्सिमम 2 पावर है और y की मैक्सिमम 1 पावर है, या इसका उल्टा है, y की मैक्सिमम जो है वो 1 पावर है और x की मैक्सिमम जो है वो 2 पावर है, क्या कहा जा रहा है? आपने रास्ते की इक्वेशन निकाली और x की मैक्सिमम पावर 2 है और y की मैक्सिमम पावर 1 है, या उसका उल्टा हो जाए कि y की मैक्सिमम पावर 2 है और x की मैक्सिमम पावर 1 है। तो ऐसी सिचुएशन में जो ट्रेजेक्ट्री होती है वो पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है। नाउ यू कैन सी दिस वन, यहां पर जो इक्वेशन निकल के आया है उसमें x की मैक्सिमम 2 पावर है, y की 1 है, सो यू कैन से, वी कैन से कि जो पाथ ऑफ मोशन होगा वो कैसा होगा? वो पैराबोलिक होगा। और इसको डिस्कशन करते समय हमने x एक्सिस और y एक्सिस लिया है। एक्चुअली x एक्सिस का मतलब है परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो फील्ड के साथ है, और y एक्सिस का मतलब है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। आप इसके साथ भी वर्क करेंगे, सेम रिजल्ट आएगा, कहीं कोई इफ एंड बट नहीं होगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है इस केस नंबर 2 के लिए, जिस पर हमको क्वेश्चंस भी मिलते हैं एग्जाम में। तो आई होप आपने इसको समझा होगा, और एक बार पढ़ चुके हैं हम सब लोग इसको, अब हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, रिवीजन में इसको एक बार और हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अच्छा, हम लोगों ने अभी इसके ठीक पहले
यूनिफॉर्म फील्ड में चार्ज पार्टिकल का मोशन डिस्कस किया था। तो अब इस पर एक क्वेश्चन है आपके लिए, जरा देखिए, चेक करिए क्वेश्चन क्या है। एक इलेक्ट्रॉन है जो कि एक्सेलरेटेड है थ्रू द 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, व्हाट विल बी द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन। अब इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने वाला कौन होगा? तो आंसर है कोई इलेक्ट्रिक फील्ड रहा होगा, पोटेंशियल भी हो सकता है। 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर किसी ऐसे इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करा गया है तो इलेक्ट्रॉन के पास में कितनी वेलोसिटी होगी? क्या आंसर होगा? पहले तो आप ये बताओ, ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है क्या? ये पोटेंशियल है या फिर एनर्जी है? पोटेंशियल है या फिर एनर्जी है? ये एनर्जी है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होती है? एनर्जी होती है। तो हमको पता है कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है Q इंटू डेल्टा वी। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv स्क्वायर। ये जो डेल्टा वी है वो पोटेंशियल डिफरेंस है, और जहां पोटेंशियल होता है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, याद रखना। तो अगर आप पोटेंशियल से, वोल्टेज से किसी इलेक्ट्रॉन के अंदर काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करते हो, तो यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल में बदलेंगे तो कितना आएगा? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 जूल, और ये हाफ। m फॉर मास, इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1, 10 टू दी पावर माइनस 31, और ये v फॉर स्पीड, v स्क्वायर। निकाल लीजिए, v की वैल्यू आ जाएगी 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 इंटू 10 इंटू में 2, और अपॉन में ये आया 9.1, 10 की पावर माइनस 31। स्क्वायर रूट लेंगे, जब सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने में आप जो ऑर्डर वाले फंडे होते हैं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, इसको जरूर फॉलो करिएगा जिससे कि आंसर आपका इजीली आ जाए। यू विल गेट द आंसर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, और एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज ये भी होता है। अगर वोल्टेज दी जाती है तो ऐसे निकालते हैं, और अगर स्पीड दी जाती है तो ऐसे निकालते हैं। डायरेक्टली यहाँ पर जो है डायरेक्टली हमको एनर्जी दे रखी है तो सीधा आंसर निकला है। इस क्वेश्चन में चार्ज है 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम, enters midway between the plates of a parallel plate capacitor. तो यहां पर आपके पास में एक ये प्लस चार्ज वाली प्लेट है, और ये आपके पास में नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट है। एंड एवरीवन नोज कि दोनों प्लेटों के बीच में ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म होती है, और ये चार्ज का पार्टिकल मिड में एंटर करता है, और ये डिस्टेंस दे रखी है 1 सेंटीमीटर। ये 1 सेंटीमीटर है, और आप देख सकते हैं कि चार्ज पार्टिकल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। यू ऑल कैन चेक दिस रिजल्ट। भाई चार्ज का पार्टिकल एंट्री ऐसे कर रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो 90 डिग्री का केस है। और थोड़ी देर पहले हमने देखा कि इस केस में जो है पैराबोला बनता है, तो ये चार्ज का पार्टिकल पैराबोला बनाते हुए ऐसे मूव कर रहा है। The initial velocity of particle is parallel to the plates. You can see this कि जैसी प्लेट्स हैं इस तरीके की पैरेलल प्लेट्स हैं,
तो वेलोसिटी भी इसी के पैरेलल है। ये देखिए, द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ applied to the capacitor plate if the length of capacitor plate is 10 centimeter, they separated by the 2 centimeter, दोनों प्लेट्स का बीच का डिस्टेंस ये है। कैलकुलेट द ग्रेटेस्ट इनिशियल वेलोसिटी फॉर विच द पार्टिकल विल नॉट टू कम आउट ऑफ द प्लेट्स, द मास ऑफ पार्टिकल गिवन है। यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये कुछ मिसिंग है यहां पर। तो चलो मान लेते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट का है, इसके साथ क्वेश्चन करते हैं। तो कह रहा है कि ये कितनी वेलोसिटीज को दी जाए जिससे कि ये प्लेट से बाहर ना जाए, यानी कि यहां पर हिट कर जाए। तो देखिए आपने अभी रिजल्ट देखा था, y इज इक्वल टू था हाफ QE बाई m और x स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, ये फार्मूला आपको मिला था। और यहां पर जब पार्टिकल यहां से बस यहां पर हिट कर जाएगा, यानी कि प्लेट को बाहर प्लेट को छोड़ के नहीं जाएगा, तो जो ये वाली डायरेक्शन है ये x एक्सेस है और जो ये डायरेक्शन है वो y एक्सेस है। आप देखिए y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू यहाँ पर 1 सेंटीमीटर है। तो y की वैल्यू हो गई 1 सेंटीमीटर, मतलब y 1 सेंटीमीटर को बदला मीटर बनाया तो 10 की पावर -2 1 सेंटीमीटर हो गया। और हाफ Q हमको दिया हुआ है 1.6 10 टू द पावर -19, ये Q दिया हुआ है। E कैसे आएगा, तो आपको रिजल्ट पता है, E इज इक्वल टू होता है डेल्टा V अपॉन डेल्टा R। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमने यहाँ पर 100 वोल्ट लिया है और डेल्टा R दोनों प्लेटों के बीच का गैप तो क्वेश्चन में वो 2 सेंटीमीटर है, तो 2 इंटू 10 की पावर -2, ये आ गया 50 इंटू 10 की पावर 2। तो यहां से आपका E आ गया, तो E आ गया, y की वैल्यू जब यहां से यहां तक हिट करेगा तो y की वैल्यू 1 सेंटीमीटर हो जाएगी, x की वैल्यू 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। सारी वैल्यू पुटअप कर दो, आंसर आ जाएगा। y की वैल्यू है 1 इंटू 10 की पावर -2, हाफ q की वैल्यू है 1.6 10 की पावर -19। E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आया है 5 इंटू 10 की पावर 3, निकल के आया था ये 5 इंटू 10 की पावर 3, 50 10 टू द पावर 2 का मतलब यही है। और m फॉर मास, क्वेश्चन में मास दे रखा है 12 10 की पावर 24 kg। और x जब यहां से चल के यहां हिट करेगा तो x वाली जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर होगी, तो ये हो जाएगा 0.10 का स्क्वायर और अपॉन में यहां पर है u स्क्वायर। यही आपसे पूछा गया है कि वो जो स्पीड है वो बताइए कितनी होगी, और ये स्पीड इतनी होनी चाहिए कि ये पैराबोला बनाते हुए और यहां पर आप देखिए ग्रेटेस्ट इनिशियल वेलोसिटी है। इसका ये मतलब हो गया कि पार्टिकल कहीं बीच में हिट नहीं करेगा, तो ग्रेटेस्ट का मतलब हो गया कि वो मैक्सिमम रेंज फॉलो करते हुए यहां पर हिट करे, जो कि टोटल लेंथ ऑफ द प्लेट है। एंड दैट इज व्हाई वी कंसीडर यहां से यहां तक ग्रेटेस्ट स्पीड की बात हो रही, इसलिए तो यहां से आपका जो u है वो निकल आएगा। क्लियर? बढ़िया क्वेश्चन है ये, जो एप्लीकेशंस आपने किया उस पर बेस जबरदस्त प्रॉब्लम है। चलते हैं नेक्स्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिवीजन अब जाके कंप्लीट हो गया है। सबसे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पार्ट 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, टुडे वी आर कंटिन्यूइंग पार्ट 3। तो सबसे पहले चार्ज का था, चार्ज के बाद इलेक्ट्रिक फोर्स का डिस्कशन था, एंड आफ्टर दैट ये पार्ट 3 चल रहा है। अब हम पहुंच चुके हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अगर हम बात करें फ्लक्स की, तो फ्लक्स का मतलब होता है कोई भी क्वांटिटी। फ्लक्स एक जनरल टर्म है ये। फ्लक्स का मतलब होता है ऐसी कोई भी क्वांटिटी जो किसी एरिया के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए
आ रही है या जा रही है या दोनों हो रहा है, दैट टोटल क्वांटिटी इज कॉल्ड फ्लक्स। तो फ्लक्स मींस क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी लीविंग आ रही है और एंटरिंग जा रही है, नॉर्मली 90 डिग्री पर, टू गिवन और इमेजिनरी एरिया। कभी कभी फ्लक्स में जो है मेरे पास क्वांटिटी होगी बट हमारे पास एरिया नहीं होगा, तो उसको फ्लक्स बनाने के लिए हम एरिया को इमेजिन भी कर सकते हैं। कोई भी क्वांटिटी जो किसी एरिया के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए आती है या जाती है या दोनों होता है, दैट इज कॉल्ड फ्लक्स। तो यहां पर मैं दोनों वाली बात भी लिख दूं, मीन्स टोटल क्वांटिटी लीविंग और एंटरिंग और बोथ। जो लीविंग फ्लक्स है वो पॉजिटिव होता है और जो एंटरिंग फ्लक्स है उसका साइन कन्वेंशन नेगेटिव होता है। ये फ्लक्स की जनरल डेफिनेशन है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो जो क्वांटिटी है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जो क्वांटिटी है उसका मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो डेफिनेशन है वो क्या बनेगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जहां पर क्वांटिटी लिखा हुआ है वहां पर आप लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस which are leaving or entering or both normally to given or imaginary area is called the flux. Clear? इसका जो सिंबल है वो फाई है, डिनोटेड बाय द सिंबल फाई। ये स्केलर क्वांटिटी होती है। एक्चुअली इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग फाई साथ में ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ई, क्योंकि आगे जाकर के हमको मैग्नेटिक फ्लक्स भी मिलता है, मास फ्लक्स भी मिलता है, चार्ज का फ्लक्स भी मिलता है जिसको कि इलेक्ट्रिक करंट भी कहते हैं। तो बहुत सारे फ्लक्स मिलते हैं, दैट इज वाई यहां पर ई फॉर इलेक्ट्रिक। तो ये स्केलर क्वांटिटी है, इट इज डिफाइंड, वाह वाह। अब जाके डेफिनेशन दिया, क्या दिया मैंने तो पहले ही बता दिया, फिर भी जरा देखें इनकी डेफिनेशन क्या है। इट इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ लाइंस, लाइंस मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, लाइंस ऑफ फोर्स, हाँ बिल्कुल सही है, लाइन ऑफ फोर्स का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पासिंग नॉर्मली थ्रू ए कर्व्ड सरफेस प्लेस्ड इन द फील्ड। ठीक है ये भी डेफिनेशन, बट आपको डेफिनेशन दी जा चुकी है, तो मुझे लग रहा है ये डेफिनेशन जनरल नहीं है, सो नो नीड ऑफ इट। रिपीट कर दूं डेफिनेशन को, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, total number of electric field lines which leaving or entering or both normal to given or imaginary area is called flux। लीविंग फ्लक्स को प्लस में और एंटरिंग फ्लक्स को माइनस में। तो ये फ्लक्स की डेफिनेशन है। It is given by dot product of E and ds। ओके, फ्लक्स की जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन है वो ये है, फाई ई इज इक्वल टू कैपिटल एन, और कैपिटल एन है नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस linked with
area such that lines are perpendicular to area। ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जनरल डेफिनेशन से आने वाला फार्मूला। तो अगर हम लाइनों को गिन सकते हैं तो कितनी लाइनें एरिया के साथ 90 डिग्री के साथ लिंक हैं उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अच्छा, अगर दोनों है, जैसे कि कुछ लाइनें एंटरिंग में है कुछ लीविंग में है, तो टोटल निकालने के लिए फाई टोटल इज इक्वल टू हो जाएगा फाई लीविंग वाला और प्लस फाई एंटरिंग वाला। जो लीविंग वाला फाई होगा उसका पॉजिटिव साइन रहता है और जो एंटरिंग वाला होता है उसका नेगेटिव साइन रहता है। तो ये तो फ्लक्स की जनरल डेफिनेशन है। अच्छा, हमें एक बात ये भी पता है कि 1 कूलाम चार्ज के पास में कितनी लाइंस होती हैं। तो 1 कूलाम चार्ज के पास लाइंस होती हैं 1.13 10 टू दी पावर 11। एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, हम इसी जो ये फार्मूला लिखा है इसी को थोड़ा सा एक्सपेंशन मोड में ले जा रहे हैं। तो 1 कूलाम जो चार्ज है, 1 कूलाम चार्ज हैज 1.13 10 टू दी पावर 11 लाइंस। और हमने आपको यह भी बताया था कि 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी इसकी जगह पे लिख सकते हैं। 1.13 10 टू दी पावर 11 की जगह पर 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। तो अगर मेरे पास में क्यू कूलाम चार्ज है तो कितनी लाइंस होंगी, तो लाइंस हो जाएंगी क्यू इंटू 1.13 10 टू दी पावर 11। आप चाहो तो लिख सकते हो क्यू इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट लाइंस। तो इतनी लाइंस हमारे पास हैं, यानी कैपिटल एन जो है वो हमारे पास हो गया Q इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट लाइंस, या Q इंटू 1.13 10 टू दी पावर 11 लाइंस। इतनी लाइंस अपने पास है। अगर हम Q चार्ज को रिप्रेजेंट करें, मान लेते हैं ये हमारे पास में Q चार्ज है और ये उसकी लाइंस है। Q चार्ज की ये जो लाइंस हैं वो रेडियली सब तरफ होती हैं, आपको पता है ये बात। तो ये Q चार्ज की लाइंस हम दिखा रहे हैं। ठीक, अब मेरे पास क्वांटिटी तो है, इनको फ्लक्स बनाना है और ये फ्लक्स तब तक नहीं बनेंगी जब तक वो किसी एरिया से एंगेज नहीं होंगी 90 डिग्री का एंगल बनाने के साथ। और अगर एरिया दिया है तो सो गुड, अदरवाइज हम इमेजिन करते हैं। और जब हम एरिया को इमेजिन करेंगे तो कोई भी लाइन बर्बाद नहीं होनी चाहिए, वेस्ट नहीं होनी चाहिए। तो अब जब यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास में क्यू चार्ज की लाइनें ये दिख रही हैं, ये हमारे पास क्यू चार्ज है और इसकी लाइनें हमको दिखाई दे रही हैं। तो हम कैसा इमेजिन करें सरफेस को जिससे कि एक एक लाइन जो है फ्लक्स में बदल जाए। तो जब आप दिमाग के घोड़े दौड़ाएंगे टक 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 टक, तो आप इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि वो जो इमेजिनरी सरफेस है ना वो स्फेयर होना चाहिए। अगर हम इमेजिनरी सरफेस स्फेरिकल लेंगे तो एक एक लाइन इस सरफेस के साथ 90 डिग्री पर आ जाएगी और ये सारी की सारी लाइनें फ्लक्स बन जाएंगी। तो यानी फ्लक्स इज इक्वल टू आ गया Q इंटू 1.13 10 टू दी पावर 11, या फिर आप लिख सकते हैं Q इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऐसे भी लिख सकते हैं आप, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। ये फ्लक्स आ गया।
आप देखिएगा चाहे चार्ज नेगेटिव होता है, नेगेटिव के केस में सारी की सारी लाइंस क्या हो जाती है, टर्मिनेटिंग, तो ये फ्लक्स आ गया। अच्छा, अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये क्यू चार्ज है और क्यू चार्ज से कुछ दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो यहां से आप Q की वैल्यू लिख सकते हैं 4πε0 आर स्क्वायर ई, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। अच्छा, दूसरा ये है कि जो फ्लक्स आपने ये लिया है, ये टोटल फ्लक्स आपने निकाला है, टोटल फ्लक्स कंप्लीट। अच्छा, अगर सपोज कर लीजिए समवन इज सेइंग कि वो टोटल स्फेयर नहीं ले रहा है, ये पूरा स्फेयर नहीं ले रहा है, वो स्फेयर का कुछ हिस्सा ले रहा है, कुछ पार्ट ले रहा है। मान लेते हैं उसने ये वाला पार्ट लिया है, ये वाला, इससे कितना फ्लक्स लिंक होगा ये निकालना है। इतने हिस्से से कितना फ्लक्स लिंक होगा, टोटल तो ये है। तो ये जो टोटल फ्लक्स है वो किससे लिंक है, आप बताओगे। टोटल फ्लक्स जो है वो पूरे स्फेयर से लिंक है, और ये जो पूरा का पूरा स्फेयर है वो यहां पर इस पॉइंट पे कितना एंगल बना रहा है, सॉलिड एंगल कितना बना रहा है, 4π स्टेरेडियन। तो यहां पर आप ऐसे लिखोगे कि जो टोटल फ्लक्स है ये वाला, यहां लिखता हूं कि 4π स्टेरेडियन जो सॉलिड एंगल है, 4π स्टेरेडियन से लिंक होने वाला जो फ्लक्स है वो है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये देखिए Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1 स्टेरेडियन से कितना लिंक फ्लक्स होगा, ये हो जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट, और अपॉन में ये 4π लाओगे तो ये हो जाएगा 4π एप्सिलॉन नॉट। और हम बात कर रहे हैं इस छोटे एरिया से कितना फ्लक्स लिंक है, इस छोटे एरिया से कितना फ्लक्स लिंक है। तो पता किया जाए ये छोटा सा एरिया वहां पे कितना सॉलिड एंगल बना रहा है। तो ये छोटा सा एरिया यहां पे कितना सॉलिड एंगल बना रहा है, तो अगर ये सॉलिड एंगल बन रहा है डी ओमेगा, और ये छोटा सा एरिया है डी और डिस्टेंस है आर, तो आपको फ्लक्स की डेफिनेशन से पता है डी ओमेगा इज इक्वल टू होता है डी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। ये जो डिस्टेंस है ये वाली वो आर ले रहा है, तो डी ओमेगा से लिंक होने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो डी ओमेगा से लिंक होने वाला फ्लक्स हो जाएगा Q अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। ये जो फ्लक्स निकल के आया डियर, वो इस छोटे एरिया से लिंक फ्लक्स है। देखिए यहां पर छोटे एरिया से लिंक फ्लक्स को लिखा हुआ है, अगर मैं इसको डी फाई से लिख लूं तो छोटे एरिया से लिंक फ्लक्स डी फाई इज इक्वल टू आ गया Q अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट, और डी ओमेगा की वैल्यू ले आओगे तो डी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। ठीक, और ध्यान से आप देखो ये किसके इक्वल है, Q अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। कहां दिखाई दे रहा है, इस रिजल्ट में ये दिखाई दे रहा है, ये देखिए ये, तो ये आ गया E डी कॉस थीटा, और इसी को आप लिख सकते हो E डॉट डी ए। ये देखिए इन्होंने छोटे से एरिया को ds से लिखा है, तो ये आ गया E डॉट ds। तो मैंने इस पेज पर जो बात आपको बताने की कोशिश करी है वो ये कि स्टोरी स्टार्ट फ्रॉम हियर, यहां से चले और यहां तक आ गए। तो ये जो टोटल फ्लक्स आया है ये कंप्लीट स्फेयर से लिंक है, ये जो स्फेयर हमने बनाया था। अगर हम छोटे एरिया से लिंक फ्लक्स की बात करेंगे तो आंसर ये है, रिजल्ट ये है। कैसे आया, क्योंकि थ्योरी का डिस्कशन चल रहा है, कंप्लीट डिस्कशन है, तो आपको करके दिखाया। तो छोटे एरिया से लिंक फ्लक्स का रिजल्ट ये है, कैसे आया आपको पता है। अब आपको ये भी पता है कि एक्सपेंशन मेथड क्या कहता है, कि अगर हमें छोटे एरिया से लिंक फ्लक्स पता है और हमें टोटल निकालना है तो क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो देखो इसको इंटीग्रेट किया, जब इसको इंटीग्रेट किया तो ये फाई आ गया,
इधर हमने इंटीग्रेट किया तो ये इंटीग्रेशन आ गया। अब इंटीग्रेशन करते समय कभी कभी इंटीग्रेशन के साथ ऐसे क्लोज का साइन आएगा। तो डियर हमको पता है कि सरफेसेस दो तरीके की होती हैं, एक होती है क्लोज और एक होती है ओपन। तो अगर आप उस एरिया से फ्लक्स का लिंकिंग निकाल रहे हो जो क्लोज है, तो इंटीग्रेशन में ये क्लोज का साइन लगा देते हैं और ओपन के लिए ऐसे लगा देते हैं। तो वही काम किया गया। और थीटा, तो यहां पर जो थीटा है वो एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, नॉर्मल टू द एरिया मतलब एरिया वेक्टर। तो आई होप ये पूरा का पूरा जो थ्योरेटिकल एनालिसिस है वो आपने समझा होगा। अब इसके बाद जो इसके एप्लीकेशंस हैं वो भी आएंगे बाद में, बट अभी आगे और भी बहुत कुछ है रिगार्डिंग इट। देखते हैं क्या है। देखिए फ्लक्स की वैल्यू जो है, टोटल फ्लक्स जो है हमारे पास में आ चुका है, फाई इज इक्वल टू, अगर सरफेस क्लोज है तो फार्मूला आया है ई डॉट डीएस, चाहे एरिया को डीए से लिखे, छोटा सा एरिया अगर आप डीए से लिख रहे हैं तो उसका जो एरिया वेक्टर है वो डीए से लिखा जाएगा, और अगर डीएस से लिखते हो डीएस से लिखोगे। तो फाई इज इक्वल टू है यहां पर ई डीएस कॉस थीटा, और अगर ऐसे लिखा जाए फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डीएस कॉस थीटा, तो ये है आपका टोटल फ्लक्स लिंक विद क्लोज सरफेस, और ये आपका टोटल फ्लक्स लिंक विद ओपन सरफेस। तो थीटा यहां पर जो है, थीटा है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। छोटा सा एरिया लेंगे तो उसके, अगर छोटे एरिया को हमने डीए से लिखा है तो उसके एरिया वेक्टर को ऐसे डीए, और छोटे एरिया को डीएस से लिखा है एरिया वेक्टर को ऐसे। तो जिस तरीके से भी आपने रिप्रेजेंट किया है वो, नाउ यू कैन सी दिस वन व्हाट पॉइंट इज सेइंग। अगर थीटा 0 है तो फ्लक्स की वैल्यू ये होगी, अगर थीटा 90 है तो 0 होगा। दिखाई दे रहा है कि बिल्कुल सही रिजल्ट है ये, थीटा 0 पे मैक्सिमम हो जाएगा। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसका जो यूनिट है वो ये है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम, और एक आपका दिया गया वोल्ट अपॉन मीटर। तो देखिए ई का जो यूनिट है वो वोल्ट अपॉन मीटर होता है, और एरिया जो है वो कैसा है, मीटर स्क्वायर हो गया। तो यहां से मीटर मीटर कट जाएगा तो ये वाला यूनिट आ जाएगा। और अगर हम ई का यूनिट इससे ले लें, भाई ई जो होता है वो एफ अपॉन टेस्ट चार्ज भी तो होता है, तो यहां से न्यूटन आ जाएगा, अपॉन में कूलाम आ जाएगा, और डीएस क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो ये वाला यूनिट आपका मिल गया। डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होनी चाहिए। अब फ्लक्स ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस, चेंज नहीं चार्ज, पॉजिटिव चार्ज का जो फ्लक्स है, लाइंस हमेशा लीविंग होंगी, तो गोज आउट टू द सरफेस, while due to negative charge comes into the surface। और जो फ्लक्स का साइन है वो हम बता ही चुके हैं आपको। वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप एंड साइज ऑफ द सरफेस। तो साइन जो है, साइन कन्वेंशन जो फ्लक्स का है वो हमने लिया लीविंग वाला प्लस में, एंटरिंग वाला माइनस में। तो यहां पर फ्लक्स जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप एंड साइज ऑफ द सरफेस, तो ये लिखा हुआ है। इस पॉइंट में करेक्शन है, इसको हटाते हैं यहां से। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी गई है, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज ऑफ द सरफेस। फ्लक्स की डेफिनेशन में एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो फ्लक्स है वो एरिया पे डिपेंड नहीं करता, क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। जैसे अभी हमारे पास में कुछ लाइंस का नंबर आया था, तो चाहे एरिया बड़ा बनाओ या छोटा बनाओ, लेकिन लाइंस का नंबर तो वही है, क्वांटिटी का नंबर तो वही है, एंड दैट इज वाई फ्लक्स नॉट डिपेंड अपॉन द एरिया,
बल्कि क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। ये वाला जो साइन कन्वेंशन यहाँ लिया गया वो गलत लिखा हुआ, मैंने बता दिया है। लीविंग वाला जो फ्लक्स वो पॉजिटिव और एंटरिंग वाला फ्लक्स कैसा होता है, नेगेटिव। फ्लक्स इज एसोसिएटेड विद ऑल द वेक्टर्स, तो ये हर वेक्टर के साथ एसोसिएटेड हो जाता है। हाँ, अगर डाइपोल प्रेजेंट है किसी क्लोज सरफेस के अंदर, तो अगर हमारे पास में ये कोई क्लोज सरफेस है और यहां पर आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर इसके अंदर रखे हुए हैं, तो फ्लक्स की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि गॉस ने क्या कहा था, गॉस ने कहा था कि किसी भी क्लोज सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो होता है 1/ε0 इनटू में टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो अगर आपके पास में 2 डाइपोल हैं या 200 डाइपोल हैं, तो डाइपोल में जितना प्लस होता है उतना ही माइनस होता है, तो टोटल इनक्लोज चार्ज 0 हो जाएगा, तो फ्लक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। नेट फ्लक्स ऑफ ए सरफेस केप्ट इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, याद रखो, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास कहीं पर भी और वहां पर आपने कोई क्लोज सरफेस रखी, वहां पर आपने कोई क्लोज सरफेस रखी, तो जो नेट फ्लक्स है वो 0 हो जाएगा। उसका रीजन ये है कि जो भी क्लोज सरफेस आप वहां पर रखेंगे, जितनी लाइनें उसके अंदर जाएंगी उतनी ही बाहर आएंगी, बाहर आने वाला फ्लक्स प्लस में, अंदर जाने वाला फ्लक्स माइनस में, दोनों की वैल्यू सेम है, डायरेक्शन अपोजिट, तो टोटल करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। नेट फ्लक्स फ्रॉम ए सरफेस इज 0 डज नॉट इंप्लाई दैट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो 0। अगर आप कहीं पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं और वो 0 आ रहा है, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी 0 होगी। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। गॉस लॉ, अभी इस पॉइंट पर हम लोगों ने यूज किया था। गॉस लॉ क्या कहता है, 100% आप ये मान के चलो कि जो एग्जाम है आपका, जो स्पेशली बोर्ड का एग्जाम है, वहां पर गॉस लॉ से रिलेटेड एप्लीकेशन आना ही आना है। डेट नोट कर लीजिए, टाइम नोट कर लीजिए। किसी भी आप बोर्ड के स्टूडेंट हो, चाहे आप सीबीएसई हो, चाहे आप यूपी बोर्ड हो या आईएससी बोर्ड हो, गॉस लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। और एप्लीकेशन बेस्ड जो आपका भी मेंस एग्जाम है और भी फ्यूचर में, फ्यूचर इन द सेंस नीट का एग्जाम थोड़ा सा टाइम लेकर के होगा, तो उसमें भी इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो चलिए गॉस लॉ जरा देखते क्या है। गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्या कहता है, दिस लॉ स्टेट्स दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई थ्रू एनी क्लोज सरफेस, याद रखना गॉस जो है वो क्लोज सरफेस की बात करते हैं। और अगर आप ये पूछें ये क्लोज सरफेस क्या होता है, तो क्लोज सरफेस, एक बार तो सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन आ चुका है, क्लोज सरफेस क्या होता है। तो क्लोज सरफेस के पास में एरिया भी जिंदाबाद, वॉल्यूम भी जिंदाबाद, एरिया और वॉल्यूम दोनों होते हैं इसके पास। और जो ओपन सरफेस होती है, ओपन सरफेस में वॉल्यूम नहीं होता, या फिर कहीं पर होता भी है तो बहुत छोटी सी वैल्यू मिलती है, एरिया जिंदाबाद होता है। तो रफली वी कैन से, यू कैन से कि जिसमें वॉल्यूम और एरिया दोनों है अच्छे अच्छे, यानी कि आप इग्नोर नहीं कर सकते, दोनों की वैल्यू ऐसी है कि आपको दोनों काउंट करना पड़ेगा, तो वो क्लोज है। और जब ओपन की बात आती है तो जिसमें वॉल्यूम नहीं होता या कहीं पर होता भी तो बहुत छोटा होता है, तो वो आपका एरिया लेकिन ठीक ठाक होता है, तो वो आपका ओपन सरफेस है। तो गॉस लॉ हमेशा क्लोज सरफेस की बात करता है। तो कह रहा है किसी भी क्लोज सरफेस से जो लिंक होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस है। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो कि ये हमारे पास में क्लोज सरफेस है, ये एक क्लोज सरफेस है, इसके अंदर ये चार्ज है, ये चार्ज है, ये चार्ज है, ये चार्ज है, एक चार्ज ये है Q4, ये Q4 माइनस में, ये प्लस में है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, और एक चार्ज ये Q5 जो है वो यहाँ प्लस में लेकिन बाहर है। तो कह रहा है कि 1 अपॉन, यानी कि टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू होता है
1/ε0 इंटू टोटल चार्ज इनक्लोजेज बाय क्लोज सरफेस। ये है गॉस लॉ की डेफिनेशन। और टोटल फ्लक्स को इंटीग्रेशन से ऐसे निकालते थे, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग ये लिखेंगे। इसको अगर एक स्टेप और हम आगे लिखे तो ये हो जाएगा 1/ε0, और ये सिग्मा क्यू वो चार्ज है जो क्लोज सरफेस के अंदर बंद है। इस डायग्राम के साथ अगर हम चलें तो यहाँ पे सिग्मा क्यू की वैल्यू Q1 है, Q2 है, Q3 है, वो चार्ज जो इसके अंदर बंद है, और ये कैपिटल Q भी है, साथ में ये Q4 है। केवल वो चार्ज लेना होता है जो कि क्लोज सरफेस के अंदर है। तो ये गॉस लॉ का स्टेटमेंट है। आप गॉस लॉ अगर बोर्ड एग्जाम में प्रूव करने को आता है तो आप उसको प्रूव भी कर सकते हैं। यहां पर उसी गॉस लॉ को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करी गई है कि कुछ चार्जेस हैं जो क्लोज के अंदर दिए गए, Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है। तो इफ द क्लोज सरफेस कैन बी हाइपोथेटिकल एंड देन इट इज कॉल्ड द गॉसियन सरफेस। अभी कुछ देर पहले जब हमारे पास में टोटल क्वांटिटी थी और मुझे उसको फ्लक्स बनाना था तो मैंने एरिया को क्या किया था, इमेजिन किया था। तो एरिया अगर इमेजिन कर रहे हैं और आप फ्लक्स की बात कर रहे हैं, गॉस लॉ का एप्लीकेशंस कर रहे हैं, गॉस लॉ के स्टेटमेंट को फॉलो कर रहे हैं, तो वो जो सरफेस है गॉसियन, जो आपकी इमेजिनरी सरफेस है, दैट इज आल्सो कॉल्ड द गॉसियन सरफेस। इफ द क्लोज सरफेस इनक्लोजेस ए नंबर ऑफ चार्ज, जैसा आप देख सकते हो, तो ये बात अभी हम लोग कर चुके हैं, कोई नई बात नहीं है। चार्जेस का जो टोटल है वो साइन के साथ लिया जाता है। बी केयरफुल अबाउट इट। नेक्स्ट जरा देखते हैं भाई क्या है। फ्लक्स इज, देयर आर सम पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू द फ्लक्स, कि जो फ्लक्स होता है वो डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस पे डिपेंड नहीं करता, इनसाइड द सरफेस एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस इनसाइड द सरफेस। अगर ये आपके पास में क्लोज बॉडी है, एक चार्ज यहां पर है, एक चार्ज यहां पर है, और कभी यही एक क्लोज बॉडी अदर है, वही दोनों चार्ज पास पास में है, तो इस बात से फ्लक्स को कोई मतलब नहीं है कि किस तरीके से उनके बीच में डिस्टेंस है, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है। शेप और साइज बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। अब देखिएगा, यहीं पर आप जरा देख लीजिए कि ये हमारे पास में Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, ये Q1 और ये Q2 है। यहाँ पर जो बॉडी का, क्लोज बॉडी का जो शेप और साइज है, और यहाँ पर जो शेप और साइज है वो अलग अलग है, पर दोनों ही केसेस में जो फ्लक्स की वैल्यू कैसी होगी, सेम होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ शेप, साइज एंड नेचर ऑफ सरफेस, डिपेंडेंट ऑन द चार्जेस इनक्लोज बाय द सरफेस। वही सारी बातें हैं, देयर नेचर एंड ऑन द मीडियम। तो चार्जेस जो है, नेचर कैसा है इस बात पर डिपेंड करता है, मीडियम पर डिपेंड करता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको पता है कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम का अलग ही रोल है। डाइलेक्ट्रिक मीडियम जब आता है तो बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। नेट फ्लक्स ड्यू टू द चार्ज आउटसाइड द सरफेस विल बी जीरो। तो जब गॉस लॉ का जो स्टेटमेंट है कहता है कि टोटल चार्ज जो इनक्लोजेस बाय द सरफेस है, और जब कोई भी चार्ज सरफेस के अंदर होगा नहीं तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, जीरो। वही सेम पॉइंट है। गॉस लॉ इज वैलिड ओनली फॉर द वेक्टर फील्ड्स व्हिच ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। अगेन दिस वन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो गॉस लॉ है वो केवल उन सिचुएशंस पे काम करता है जहां पर फील्ड, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड आती है, मैग्नेटिक फील्ड आती है, तो इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब होता है कहीं पर कोई फिजिकल क्वांटिटी अगर है और फिजिकल क्वांटिटी प्रोपोर्शनल टू 1/डिस्टेंस का स्क्वायर है, तो इसको कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। एंड लकली जो हमारा पॉइंट चार्ज है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में आप देख सकते हैं कि इनवर्स स्क्वायर लॉ वैलिड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर चार्ज से रिलेटेड जो है फील्ड है,
तो जहां पर इनवर्स स्क्वायर लॉ होता है वहीं पे गॉस लॉ काम करता है, और जहां पर इनवर्स स्क्वायर लॉ नहीं होगा वहां पर गॉस लॉ काम नहीं करता है। गॉस एंड कूलम्स लॉ आर कंपेरेबल, मतलब आप गॉस की हेल्प से कूलाम को भी ला सकते हैं और कूलाम की हेल्प से गॉस लॉ को भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। A Q charge is placed at the center of the cube then, तो ये गॉस लॉ के एप्लीकेशंस पे कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे ये आपके पास में क्यूब है, बड़ा बना दीजिए छोटा बना दीजिए डजंट मैटर, और ये जो चार्ज है क्यू वो सेंटर पे रखा है। तो अगर ये चार्ज सेंटर पर रखा है तो गॉस लॉ अप्लाई करिए, टोटल फ्लक्स यानी पूरे क्यूब के अंदर जो कुल चार्ज है वो क्यू है, तो टोटल फ्लक्स ये होगा। और क्यूब के पास में टोटल आपकी 6 सरफेसेस है। जैसे आप देखिए एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है, ऐसे काउंट करेंगे तो 6 सरफेसेस है। तो ये जो टोटल फ्लक्स है वो लिंक होगा विद 6 सरफेसेस, लिंक्ड विद 6 सरफेसेस। तो 6 सरफेसेस से लिंक होने वाला फ्लक्स इतना है, तो एक सरफेस से लिंक होने वाला फ्लक्स कितना होगा? यूनिटरी मेथड का यूज किया, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। A charge q is placed at the center of face of the cube। अब की बार जो चार्ज है वो क्यूब के सेंटर पे नहीं है। क्वेश्चन में चार्ज क्यूब के सेंटर पर नहीं है, बल्कि जो फेस है उसके पास में 6 फेसेस होती हैं इस क्यूब के पास, उसके सेंटर पे मान लेते हैं ये चार्ज है। तो अब क्यूब से लिंक होने वाला फ्लक्स कितना होगा? तो सिमेट्री मेथड को यूज करेंगे हम एक ऐसा ही क्यूब और सपोज करेंगे, इमेजिन करेंगे, और जब ऐसा ही आप क्यूब इमेजिन करेंगे तो देखिए आपके इस इमेजिनेशन वाले क्यूब से ये चार्ज क्या हो गया? बंद हो गया। तो कुल फ्लक्स कितना हो गया? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। कितने लोगों से लिंक है? 2 क्यूब से लिंक है। तो टोटल फ्लक्स है वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है। तो टोटल फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है, और ये लिंक हो गया है, लिंक हो गया है विद 2 क्यूब्स। 2 क्यूब्स है यहां पर, तो एक क्यूब से लिंक कितना होगा? अगेन यूनिटरी मेथड में जाएंगे तो रिजल्ट ये आएगा। यही एक्सप्लेनेशन यहां पर दिया जा रहा है, ठीक है। अगर चार्ज जो है वो क्यूब के कोने पर रखा है, तो इसी मेथड का, इसी प्रिंसिपल का हम लोग यूज करते हैं कि चार्ज अगर क्यूब के कॉर्नर पर है, मान लेते हैं ये चार्ज कॉर्नर पर रखा हुआ है, तो इससे क्यूब से लिंक होने वाला फ्लक्स कितना होगा? तो जब हम सिमेट्री मेथड यूज करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री यूज करते हैं, तो देखिए इसको क्लोज करना पड़ेगा। अगर गॉस लॉ लगाना है तो क्लोज करना पड़ेगा। तो एक क्यूब हमने ये लिया, जो क्यूब गिवन वाला है वो स्मूथ से आप देख सकते हैं, स्मूथ यहां पर ग्रीन कलर से, और बाकी जो इमेजिनेशन वाले क्यूब्स हैं जिससे हम इसको बंद करेंगे वो डॉटेड में आएंगे। कंप्लीटली जब ये क्लोज हो जाएगा चार्ज, तब गॉस लॉ लगा देंगे। एक क्यूब हमने ये ले लिया, एक क्यूब हमने ये लिया, अभी ये ऊपर से दिख रहा है, तो एक क्यूब ये ऊपर से आया, और जब आप ये कंप्लीट एक्टिविटी करेंगे
तो देखेंगे कितने क्यूब वहां पर लगे। अभी भी बंद नहीं हुआ है, सिमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज करना होता है। एक क्यूब यहां पर यूज किया, अभी भी देखिए दो और रहेंगे। एक ये क्यूब आएगा। नाउ काउंट द क्यूब्स, यू हैव ए टोटल 8 क्यूब्स। तो टोटल 8 क्यूब्स यहां पर लग गए, जिससे कि ये चार्ज आपका कवर हुआ। चार्ज को हाईलाइट करते हैं, चार्ज किया था, ये चार्ज था ये। तो ये 8 क्यूब्स लगे, सिमेट्री कॉन्सेप्ट होल्ड हुआ, और ये टोटल फ्लक्स कितना हो गया, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। कितने लोगों से लिंक है, 8 क्यूब से लिंक है, 8 क्यूब से ये लिंक है। तो एक क्यूब से कितना लिंक होगा, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। ऑल दीज आर द प्रॉब्लम जो कि एग्जाम में रहती हैं। ये क्वेश्चन है, यहां पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यू ऑल कैन सी दिस। और ये हेमिस्फेयर है जिसका कि रेडियस आर है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा गया है, कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू पूछी गई है। तो हमें क्या करना होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हमें लाइंस लेनी होती हैं, वो लाइंस जो एरिया के साथ परपेंडिकुलर हो। तो यहां पर आप देखिए ये वो एरिया है जिससे कि ये लाइंस क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। तो फाइव इक्वल टू होता है ई इंटू में एरिया, और साथ में ये कॉस थीटा। तो ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और थीटा का जो कॉस थीटा है या तो वो 0 लिखोगे या फिर 180, क्योंकि अगर आप एरिया वेक्टर की बात करेंगे तो एरिया वेक्टर आप इधर भी ले सकते हैं। तो अगर ऐसे लेंगे तो 0, इधर लेंगे तो 180, क्योंकि अब ये जो फ्लक्स है इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड में ही हम बात करें तो ई पाई आर स्क्वायर ये आंसर आ जाएगा इसका। और ये किससे लिंक होगा, ये उस सरफेस से लिंक होगा जिसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 90 डिग्री पर बनाती हैं। तो फ्लक्स की लाइंस हमेशा एरिया के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। A rectangular surface of length 4 meter and breadth 2 meter is kept in an electric field of 20 Newton per coulomb. Angle between the surface and electric field is 30 degree. What is the flux through the surface? तो फ्लक्स का फार्मूला है E की वैल्यू, एरिया की वैल्यू, और आगे है cos थीटा, जहां पर थीटा होता है एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर। इस क्वेश्चन में अगर आप देखें और इस लाइन से हम कहें कि ये लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड को बता रही है, और ये वाली जो लाइन है वो हमारे रेक्टेंगल को बता रही है। इस लाइन को आप रेक्टेंगल समझना भाई, ये रेक्टेंगल है जिसको कि हमने लाइन से रिप्रेजेंट किया है। तो क्वेश्चन में बहुत क्लियरली कहा है कि जो रेक्टेंगल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से 30 बना रहा है। अगर कोई रेक्टेंगल या कोई भी एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा बनाता है तो एरिया वेक्टर कितना बनाता है, एरिया वेक्टर बनाता है 90 प्लस माइनस थीटा। चलो यहां करके दिखाते हैं आपको। तो अगर आप इस रेक्टेंगल पर एरिया वेक्टर बनाएंगे, अगर आप इस रेक्टेंगल पर एरिया वेक्टर बनाएंगे तो देखो, अगर आपने एरिया वेक्टर ऐसे बनाया लाइक दिस, तो अगर आपने एरिया वेक्टर ऐसे बनाया है तो ये पूरा एंगल 90 होगा, क्योंकि एरिया वेक्टर हमेशा एरिया से 90 बनाता है। तो आपके काम का जो थीटा है वो 60 हो जाएगा। अच्छा, अगर आप एरिया वेक्टर इस तरीके से बना लेते ऊपर की तरफ,
तो उस केस में जो है थीटा की वैल्यू ये देखो 90 होती और ये 30 और होता तो 120 हो जाता। तो ये बात पहले भी क्लास में आपको बताई जा चुकी है। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू या तो 60 डिग्री होगी या फिर 120 डिग्री होगी, आप जो चाहे वो ले सकते हैं। ई की वैल्यू क्वेश्चन में ई की वैल्यू 20 न्यूटन पर कूलम है। एरिया की वैल्यू तो रेक्टेंगल है तो एरिया हो जाएगा 4 2 8 मीटर स्क्वायर और थीटा की वैल्यू यहाँ पे 60 डिग्री है। cos 60 की वैल्यू हाफ होती है तो 8 2 16 इंटू में हाफ तो ये आ गया 80 और SI में कैलकुलेशन करी जा रही है तो वोल्ट अपॉन मीटर या फिर आप वो कूलाम वाला भी इसका यूनिट लिख सकते थे। बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी यहाँ पे थीटा को लेकर के। इन द फॉलोइंग फिगर ये डायग्राम आप देख सकते हैं। फाइंड आउट द इमर्जिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द S1 यहाँ पर सरफेस है, ये दिख रही है मुझे S1 और S2 यहां पर है, ये S2 है। Q1 की वैल्यू दे रखी है 1 माइक्रोकूलम, Q2 आपका दिया हुआ है 2 माइक्रोकूलम, Q3 दिया है -3 माइक्रोकूलम। तो मुझे S1 से लिंक फ्लक्स चाहिए, तो अगर S1 से लिंक फ्लक्स चाहिए तो ये आपका S1 है, अपने अंदर कितना चार्ज इनक्लोज किए हुए है, ओनली Q1। तो 1/ε0 की वैल्यू याद है 1.13 10 टू द पावर 11 और Q1 की वैल्यू है 1 माइक्रोकूलम तो यानी कि -6 क्योंकि कूलम में इसको रखेंगे तो ये आ गया 1.13 10 टू द पावर 7 और फ्लक्स का यूनिट होता है वोल्ट अपॉन मीटर। S2 से लिंक होने वाला फ्लक्स φS2 तो 1/ε0 टोटल चार्ज जो उसके अंदर लिंक है तो यहां पर Q3 और Q2 है तो Q3 और Q2 का टोटल तो सिग्मा Q हो जाएगा Q3 क्वेश्चन में -3 माइक्रोकूलम है और Q2 आपका +2 माइक्रोकूलम है। जब इसका टोटल निकालेंगे तो यह आएगा -1 माइक्रोकूलम तो 1.13 10 टू द पावर 11 और ये आया -1 यानी 10 टू द पावर -6 सॉल्व करेंगे तो आएगा -1.13 10 टू द पावर 7 वोल्ट अपॉन मीटर। जो फ्लक्स नेगेटिव में है वो इनवर्ड है, जो प्लस में है वो आउटवर्ड है। तो ये साइन का मीनिंग है यहां पर। और एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि एक चार्ज है जो कि सेंटर ऑफ द क्यूब पर रखा है, साइड ए, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब एंड इट्स ईच सरफेस बी φ1 एंड φ2। तो अभी हम लोगों ने सीखा कि जब चार्ज सेंटर पे रखा जाता है तो टोटल फ्लक्स होता है Q/ε0 और जो एक सरफेस से लिंक फ्लक्स होता है यानी φ2 जो यहां पर होगा दैट इज Q/6ε0। तो ये आपका φ1 हो जाएगा और ये φ2 हो जाएगा। जब आप दोनों का रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा 6:1 आएगा, यानी कि 6:1 आएगा ना। ओके 6:1 यानी बी ऑप्शन आएगा। ओके ठीक है। ऑल आर द problems over this electric flux. Now what is in this question, चार्ज Q/2 जो है और 2Q at the center of face and at the corner, यानी जो Q/2 है वो एट सेंटर ऑफ फेस पर है, एट सेंटर ऑफ फेस, और जो ये 2Q चार्ज है वो कॉर्नर पर है, एट कॉर्नर। देन टोटल फ्लक्स क्यूब से क्या होगा, तो देखो सेंटर ऑफ फेस पर जब था तो सेंटर ऑफ फेस के केस में जो फाई आया था वो आया था Q/2 ε0
बट याद रखना ये क्यू वो चार्ज था जो रखा था, जो आपने वहां पर फेस के सेंटर पे रखा था। यहां पे आपने जो सेंटर पे रखा हुआ है वो क्यू नहीं है, वो क्यू बाई टू है, तो ये आ जाएगा क्यू बाई टू अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ जाएगा क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। और कॉर्नर वाले केस में फ्लक्स की जो वैल्यू आई थी वो क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट आई थी। ये वो चार्ज था जो कॉर्नर पर रखा था, दिस चार्ज इज चार्ज जो कॉर्नर पर रखा गया है, ये वो वैल्यू चार्ज की है जो कॉर्नर पर रखी गई है। क्वेश्चन में जो वैल्यू कॉर्नर पर रखी गई है वो 2q है, तो 2q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ गया q बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल फ्लक्स इन दोनों का प्लस करेंगे, तो जब इन दोनों का प्लस करेंगे तो ये देखिए दोनों को प्लस करने पर आंसर ये आएगा। ये जो एप्लीकेशन हमने किया है कि फेस के केस में ऐसा था, तो ये क्यू को लेके थोड़ा सा अटेंशन में रहिएगा। क्यू वो चार्ज है जो रखा गया था, बट क्वेश्चन में उसकी वैल्यू क्यू बाई टू है, तो उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। फ्लक्स एंटरिंग ए क्लोज सरफेस इज इतना एंड लीविंग दैट सरफेस इज इतना, तो जो लीविंग वाला फ्लक्स है वो इतना है यानी कि प्लस, और जो एंटर करने वाला फ्लक्स है वो इतना है यानी कि माइनस। तो टोटल फ्लक्स हो जाएगा फाई लीविंग वाला साइन के साथ प्लस फाई एंटरिंग वाला, तो ये आ गया प्लस 8000 और ये आया एंटर वाला माइनस 2000, ये आ गया 6000 वोल्ट पर मीटर। सिंपल क्वेश्चन था। ओ ठीक, तो डियर हम लोगों ने आज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो कॉन्सेप्ट था, जो थ्योरेटिकल रिवीजन था अलोंग विद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, वो कंप्लीट किया। फ्लक्स पे हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए। तो इन ए नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू विद इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चंस इसके हैं और बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस भी हैं जो गॉस लॉ पे बेस्ड है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।